आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में झांकने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें लाखों लोग कायदे आजम के नाम से जानते हैं। जी। लेकिन आज हम उन्हें समझेंगे उनकी बहन फातिमा जिन्ना की नज़रों से। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी आज की जो गहरी बातचीत है ये फातिमा जिन्ना की किताब माय ब्रदर के कुछ बहुत ही अहम हिस्सों पर आधारित है। हाँ। ये किताब देखिए उनके भाई के साथ गुजारे तकरीबन 28 सालों का एक ब्यौरा है, खासकर उनकी जिंदगी की वो आखिरी और शायद सबसे मुश्किल 19 साल। तो मतलब मकसद एकदम साफ है, जो कायदे आजम की एक सार्वजनिक छवि है उसके पीछे का इंसान कैसा था। हाँ। उनका अपनी बहन से रिश्ता, सेहत से उनका जो संघर्ष था, उनका वो फौलादी इरादा जिसकी दुनिया मिसाल देती है। और वो कौन सी शुरुआती तजुर्बे थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को वो बनाया जो वो बने। और देखिए शुरुआत उनके अपने ही अल्फाज से करते हैं, है ना। अगस्त 1947 में उन्होंने कहा था। हाँ, क्या कहा था कि मिस फातिमा जिन्ना मेरे लिए लगातार मदद और हौसले का स्रोत रही हैं। जब क्रांति मेरे सामने खड़ी थी तो मेरी बहन ने मुझे हिम्मत दी और उम्मीद भरी बातें कहीं। तो ये रिश्ता वाकई उनकी जिंदगी का एक बहुत मजबूत सुतून, मतलब एक खंभा था। और किताब बताती है कि फातिमा जिन्ना सिर्फ उनके साथ घर पर ही नहीं रहती थी, बल्कि उनके अनगिनत सियासी दौरों पर भी साथ जाती थी। जी हाँ, वो तो उनके हर उतार चढ़ाव की पहली गवाह थी एक तरह से। बिल्कुल। और ये कोई एक तरफा रिश्ता नहीं था, ये भी जाहिर होता है। जिन्ना भी उनसे अक्सर मतलब अहम मसलों पर, खासकर खाने की मेज पर राय मशवरा करते थे। अच्छा। हाँ, वो महज बहन नहीं थी, वो एक भरोसेमंद साथी थी, एक राजदार थी। फातिमा लिखती भी हैं कि कैसे पिछले 10 सालों में जिन्ना का काम कई गुना बढ़ गया था, जबकि वो खुद बुढ़ापे की दहलीज पर थे। हाँ, और यहीं पर वो एक बड़ा मतलब विरोधाभास सामने आता है ना। जी। एक तरफ ये बेपनाह काम का बोझ, दूसरी तरफ गिरती हुई सेहत। फातिमा जिन्ना तो लिखती हैं कि उन्होंने अपनी सेहत की कोई परवाह नहीं की। वो फिक्रमंद रहती थीं, बार बार कहती थीं कि आराम कर लीजिए। पर जिन्ना का जवाब क्या होता था? उफ, उनका वो मशहूर जवाब। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई जनरल छुट्टी ले ले जब उसकी फौज मैदाने जंग में अपनी बका यानी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हो? ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, देखिए, ये उनकी पूरी सोच का आईना है। सही कहा। ये दिखाता है कि जिन्ना सियासत को महज एक काम नहीं, बल्कि एक जंग की तरह देखते थे। खुद को एक कमांडर समझते थे, जिसके लिए निजी आराम की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और उन्होंने इसे निभाया भी। मतलब फातिमा बताती हैं 1937 के चुनावों के वक्त मुस्लिम लीग को मजबूत करने का सारा बोझ जैसे उन्हीं के कंधों पर था। हाँ, बिल्कुल। लगातार सफर, जलसे, तकरीरें, और नतीजा सेहत गिरती गई, वजन कम होता गया। हाँ, वो लिखती हैं कि 5 फुट 10 इंच का कद और वजन महज 112 पाउंड के आसपास रह गया था। बाप रे। लेकिन परवाह किसे थी? लगता है उन्हें तो बिल्कुल नहीं। सेहत से जुड़े कुछ वाक़े तो उनकी इस बेपरवाही और जिद को और भी ज्यादा उजागर करते हैं। जैसे नवंबर 1940 में दिल्ली जा रहे थे ट्रेन से। हाँ। और प्लूरिसी का शदीद दर्द उठा, बहुत तकलीफदेह होता है ये। डॉक्टर ने 2 हफ्ते मुकम्मल आराम की सलाह दी, मगर जिन्ना साहब क्या किया उन्होंने? 2 दिन बाद काम पर वापस। 2 दिन? जी हाँ, सिर्फ 2 दिन। और फिर वो सेंट्रल असेंबली में बोलना। फातिमा को देखकर लग रहा था कि वो चंद मिनट भी नहीं बोल पाएंगे। हाँ। वो लिखती हैं, मगर वो थके हारे जिस्म के बावजूद तकरीबन 1 घंटे तक बोले। मुस्लिम लीग के मौकिफ को, उनके स्टैंड को वाजे किया, कांग्रेस पर हिंदू तंजीम होने का इल्जाम लगाया। क्या क्या कमाल की ताकत इरादी थी, मतलब विल पावर। और उनकी हाजिर जवाबी भी गजब की थी उसी बहस में, जब एमएसएनई ने टोका कि ये जिन्ना साहब का नजरिया 1920 से पहले तो नहीं था, तो फौरन जवाब दिया, मेरे दोस्त वहां रहे होंगे पर उस वक्त उनका नाम भी किसी ने नहीं सुना था। क्या बात है। ये दिखाता है कि जिस्मानी कमजोरी उनके दिमाग की तेजी पर हावी नहीं हो पाती थी, कम से कम उस वक्त तक तो नहीं। ऐसा ही एक और वाकया भी है ना, अप्रैल 1941 का, मद्रास जाते हुए ट्रेन में। हाँ, बिल्कुल। वो कमजोरी से गिर पड़े थे। डॉक्टर ने कहा कि ये नर्वस ब्रेकडाउन है, 1 हफ्ता आराम करें। और नतीजा वही, अगले ही दिन मुस्लिम लीग सेशन में 2 घंटे से ज्यादा लंबी सदारती तकरीर, और उसमें आजाद मुस्लिम रियासतों का मकसद बिल्कुल साफ कर दिया। कमाल है। ये वाकये, ये बार बार एक ही पैटर्न दिखाते हैं। देखिए, सेहत को नजरअंदाज करना, आराम से इनकार, और अपने मकसद के लिए खुद को पूरी तरह झोंक देना। फातिमा लिखती हैं कि वो अक्सर बीमार बिस्तर से उठते थे, बहुत थके हुए लगते थे,
लेकिन जैसे ही जलसों में पहुंचते, लोगों के सामने आते, उनकी आवाज में एक नई जान आ जाती थी। शायद वो लोगों का जोश देखकर। हाँ, शायद वही उन्हें ताकत देता था। लोगों को अंदाजा भी नहीं होता होगा कि उनका हीरो अंदर से कितना बीमार है। फिर पाकिस्तान बन गया 14 अगस्त 1947। उसके बाद तो जिम्मेदारियां और बढ़ गई होंगी। यकीनन। फातिमा बताती हैं कि कराची पहुंचने पर उनकी सेहत बहुत ज्यादा नासाज थी। भूख खत्म हो चुकी थी, नींद गायब थी, खांसी और बुखार लगातार बने हुए थे। और दिमागी बोझ, उसका तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। नई ममलकत, नई रियासत की अनगिनत मुश्किलें। हाँ, सरहद पार से वो जो कत्लो गारत की खबरें आ रही थीं, मुहाजिरीन की तकलीफें, कश्मीर का मसला शुरू हो गया था, फिर पाकिस्तान का आईन यानी संविधान बनाने की फिक्र। ये सब मिलकर उनकी कमजोर होती सेहत पर जैसे कहर ढा रहे थे। और तब भी डॉक्टर की बात मानने को तैयार नहीं। फातिमा के बहुत जोर देने पर डॉक्टर ने जांच की, मलेरिया का शक जताया। हाँ, लेकिन जिन्ना का वही रवैया, दवा लेने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगे मुझे मलेरिया नहीं है, ये ज्यादा काम की वजह से कमजोरी है। उफ। यहां उनकी शख्सियत का एक और पहलू नजर आता है ना? डॉक्टरों और दवाओं पर एक तरह का अविश्वास, या शायद अपनी सेहत पर भी अपनी मर्जी चलाने की आदत। वो आराम करने के बजाय लाहौर जाकर मुहाजिर कैंप देखना ज्यादा जरूरी समझते थे। ये दिखाता है कि उनके लिए अवाम की फिक्र अपनी जात से, अपनी सेहत से कहीं ज्यादा बढ़कर थी। उनके आखिरी दौरों की जो तकरीरें हैं वो भी बहुत कुछ कहती हैं। अक्टूबर 1947 लाहौर यूनिवर्सिटी स्टेडियम में उन्होंने पहली बार मौत का जिक्र किया था, है ना? जी हाँ, उन्होंने कहा, मौत से मत डरो, पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत बचाने के लिए बहादुरी से इसका सामना करो। एक नेक मकसद के लिए शहीद की मौत से बेहतर मुसलमान के लिए कोई नजात नहीं। पहली बार मौत का जिक्र, क्या ये उनकी अपनी गिरती सेहत का एहसास था या बस एक लीडर का अपने लोगों को हौसला देना? कहना मुश्किल है। शायद दोनों बातें हों। फिर अप्रैल 1948 का पेशावर दौरा भी बहुत अहम है। वहां उन्होंने छात्रों का शुक्रिया अदा किया, एयरफोर्स को नसीहत दी, सिविल अफसरों को ईमानदारी का सबक पढ़ाया। और एडवर्ड्स कॉलेज में तो उन्होंने आज़ाद शहरियों को सरकार पर बेखौफ तनकीद मतलब आलोचना करने का हक याद दिलाया था। जी, ये उनके जमहूरी, उनके डेमोक्रेटिक मिजाज को दिखाता है। लेकिन इसी दौरे पर वो बारिश में भीग गए थे और उसके बाद उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। ब्रोंकाइटिस का हमला हुआ। अब सेहत जैसे लगातार खराब रहने लगी थी। हाँ, अब शायद जिस्म जवाब देने लगा था। डॉक्टरों और फातिमा के बेइंतहा इसरार पर, मतलब बहुत कहने सुनने पर, आखिरकार जून 1948 में वो आराम के लिए क्वेटा गए। क्वेटा, कुछ बेहतर जगह। हाँ, कुछ बेहतरी आई भी, लेकिन वहां भी पूरी तरह आराम कहाँ मिला। पारसी कम्युनिटी से मुलाकात की, स्टाफ कॉलेज में अफसरों को खिताब किया, म्युनिसिपैलिटी में सुबाइयत यानी प्रांतीयता के खिलाफ भाषण दिया। काम ने जैसे उनका पीछा ही नहीं छोड़ा। और फिर वो 1 जुलाई 1948 का कराची का सफर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उद्घाटन के लिए। फातिमा बताती हैं कि वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, लेकिन फिर भी गए। हाँ, और उस तकरीर में भी देखिए उन्होंने मगरबी माशी निज़ाम, मतलब वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम की नाकामी और इस्लामी उसूलों पर आधारित माशियात यानी इकोनॉमी की ज़रूरत पर जोर दिया। ये दिखाता है कि आखिरी वक्त तक वो मुल्क के मुस्तकबिल, उसके भविष्य के बारे में ही सोच रहे थे। लेकिन इस सफर ने शायद उनकी बची खुची ताकत भी बिल्कुल निचोड़ ली। वापस क्वेटा आकर तबीयत फिर बिगड़ गई। अब डॉक्टरों ने उन्हें और बेहतर आबो हवा के लिए जियारत ले जाने का फैसला किया। जियारत। और वही वो पल आया जब आखिरकार हकीकत सामने आई। जी। फातिमा के कहने पर लाहौर से डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को बुलाया गया। ये 21 जुलाई 1948 की बात है। जिन्ना पहले तो डॉक्टर से मिलने में भी हिचकिचाते रहे, अपनी आदत के मुताबिक। हाँ, जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जांच के बाद बताया कि फेफड़ों में इन्फेक्शन है, तो जिन्ना ने खामोशी से सुना और फिर सीधे पूछा, इसका मतलब है मुझे ट्यूबरक्यूलोसिस है? अच्छा, सीधा सवाल। हाँ, डॉक्टर ने जब तस्दीक की तो पूछा कब से? डॉक्टर का अंदाजा था कम से कम 2 साल से। 2 साल? जी। फिर जिन्ना का सवाल था, क्या मिस जिन्ना को मालूम है? जब जवाब हाँ में मिला तो उनका कहना था, ये गलती थी, वो आखिर एक औरत है। ये उनकी शायद वो पुरानी सोच या अपनी बहन को परेशान न करने की फिक्र दिखाता है। शायद दोनों। बाद में जब फातिमा उनके कमरे में आई तो उनसे कहा, फाती, तो तुम सही थीं, मुझे माहिरों से पहले मशवरा करना चाहिए था, लेकिन मुझे अफसोस नहीं, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। मैं अपनी जगह पर डटा रहूंगा जब तक मुमकिन है। ये उनकी जिद भी दिखाता है, अपनी गलतियों से अपने तरीके से सीखने की आदत और हालात के सामने ना झुकने वाला मिजाज। बिल्कुल।
खैर, इलाज शुरू हुआ, एक नर्स रखी गई, खुराक बेहतर हुई, कुछ वक्त के लिए तो सेहत में बेहतरी नजर भी आई। बुखार उतरा, खांसी कम हुई। थोड़ी उम्मीद बंदी होगी। हाँ, इसी दौरान वजीर आजम लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली भी उनसे मिलने जियारत आए। बीमारी के बावजूद उन्होंने उनसे मुलाकात की, मुल्क के हालात पर बात की। 14 अगस्त आज़ादी की पहली सालगिरह के लिए अपना पैगाम भी तैयार करवाया। लेकिन ये उम्मीद शायद ज्यादा देर नहीं टिक सकी। नहीं, अगस्त के आखिर में वो जैसे मायूस हो गए। फातिमा से कहा, फाती, मुझे अब जीने में दिलचस्पी नहीं रही, जितनी जल्दी चला जाऊं उतना अच्छा। ओह, ये शब्द सुनकर फातिमा पर क्या गुजरी होगी। सोचा जा सकता है। फिर 1 सितंबर को हेमरेज हुआ। अब डॉक्टरों ने फैसला किया कि उन्हें फौरन कराची ले जाना जरूरी है। ज़ियारत की ऊंचाई उनके लिए ठीक नहीं है। हालत बहुत नाजुक हो गई थी। डॉक्टरों ने तो नाउमीदी जाहिर कर दी थी, कह दिया था कि कोई चमत्कार ही बचा सकता है। जब कराची ले जाने की बात हुई तो जिन्ना ने कहा, हाँ, मुझे कराची ले चलो, मैं वहीं पैदा हुआ था, मैं वहीं दफन होना चाहता हूँ। गोया अपने सफर के इख्तिताम, अपने अंत का इशारा दे रहे थे। जी। 11 सितंबर 1948 दोपहर 2 बजे गवर्नर जनरल का वाइकिंग विमान कराची के लिए उड़ा। साथ में फातिमा, डॉक्टर मिस्ट्री और नर्स डनम थी। रास्ते में भी तबीयत ठीक नहीं रही। हाँ, सांस की तकलीफ बढ़ गई थी, ऑक्सीजन देनी पड़ी। शाम 4:15 पर मोरीपुर एयरपोर्ट पर विमान उतरा। हाँ, फिर वो वाकया हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हाँ, वो वाकया जो पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही दर्दनाक बाब, एक अध्याय बन गया। उन्हें लेने के लिए एक मिलिट्री एम्बुलेंस आई थी, लेकिन वो तकरीबन 4 मील चलकर खराब हो गई। क्या एम्बुलेंस खराब होगी? जी हाँ, पेट्रोल खत्म हो गया था। शदीद गर्मी थी, हवा बिल्कुल बंद थी, मक्खियां भिनभिना रही थीं और कायदे आजम उस हालत में बेबस लेटे हुए थे। फातिमा और नर्स उन्हें हाथ के पंखे से हवा कर रही थीं। यकीन नहीं आता। तकरीबन 1 घंटा, सोचिए 1 घंटा उसी हालत में गुजरा, तब जाकर दूसरी एम्बुलेंस का इंतजाम हुआ। एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस तक का वो चंद मील का सफर 2 घंटे में तय हुआ। जी, डॉक्टर ने तसल्ली तो दी कि सफर का बुरा असर नहीं हुआ है। जिन्नात 2 घंटे सोए भी, फिर आंखें खोली, फातिमा को पास बुलाया और बहुत आहिस्ता से कहा, फाती, खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। और उनका सर दाईं तरफ लुढ़क गया, आंखें बंद हो गईं। डॉक्टरों ने कोशिश की, इंजेक्शन दिए, पर सब बेसूद। आखिरकार उनके जिस्म को सफ़ेद चादर से ढक दिया गया। कर्नल इलाही बख्श, वो रो पड़े। फातिमा तो जैसे स्तब्ध रह गई, बेजान सी। खबर फैली होगी तू। हाँ, खबर फैली और गवर्नर जनरल हाउस के दरवाजे खोल दिए गए। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। फातिमा बस वहीं खामोश बैठी रहीं, जब तक एक बुजुर्ग खातून ने उनके कान में कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ये थे कायदे आजम के आखिरी लम्हात, एक असाधारण जिंदगी का अंत। जी, लेकिन इस मजबूत इरादे और जिद वाले इंसान की बुनियाद कहाँ पड़ी थी, ये समझना भी बहुत जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। इसे समझने के लिए किताब हमें उनकी शुरुआती जिंदगी में ले जाती है। वो कौन से हालात थे, कौन से तजुर्बे थे जिन्होंने उन्हें घड़ा। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। उनका खानदान कहाँ से था? उनका खानदान काठियावाड़ के गोंदल रियासत के पनेली गांव से था। उनके दादा का नाम था पूंजा भाई। वो खेती नहीं करते थे, बल्कि हथकरघे का काम करते थे। अच्छा। उनके 3 बेटे थे, वलजी, नत्थू और सबसे छोटे जिन्ना पूंजा, जो कायदे आजम के वालिद बने। ये जिन्ना पूंजा जो थे वो जरा ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। 1857 के आसपास पैदा हुए थे। पनेली उन्हें छोटा लगा तो वो गोदल शहर चले गए, कारोबार शुरू किया। और शादी हुई धप्पा गांव की मीठी बाई से। ये कायदे आजम की वालिदा थीं। कारोबार बढ़ा, लेकिन जिन्ना पूंजा की नजरें और दूर थीं। बॉम्बे और कराची के बारे में सुना था। आखिरकार वो कराची मुंतकिल हो गए, कराची चले आए। तो कायदे आजम का जन्म कराची में हुआ? जी हाँ, कराची के खारादर इलाके में न्यूनहम रोड पर 2 कमरों का एक मकान था। वहीं 25 दिसंबर 1876 को मोहम्मद अली पैदा हुए और बताया जाता है कि वो पैदाइशी तौर पर कमजोर थे। उनकी अकीका रस्म के लिए माँ बाप उन्हें काठियावाड़ के गनोद में हसन पीर की दरगाह पर भी ले गए थे। कहते हैं सफर में उन्हें समुद्री तूफान का भी सामना करना पड़ा था। माँ को बड़ा यकीन था कि उनका ये बेटा बड़ा आदमी बनेगा। और पढ़ाई लिखाई शुरू से ही तेज थे? नहीं, ऐसा नहीं लगता। 6 साल की उम्र में घर पर गुजराती पढ़ने के लिए उस्ताद रखा गया,
लेकिन मोहम्मद अली को पढ़ाई से ज्यादा खेलने में दिलचस्पी थी। अच्छा। 9 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल भेजा गया, लेकिन वहां भी मन नहीं लगा। वो जिद करते थे कि उन्हें अपने वालिद के दफ्तर में बैठना है। हाँ। वालिद ने उन्हें दफ्तर ले जाना शुरू भी किया, लेकिन 2 महीने में ही वो वहां से भी ऊब गए, क्योंकि वहां भी पढ़ने लिखने का ही काम था और खेलने का वक्त नहीं मिलता था। तो उन्होंने वापस स्कूल जाने की ख्वाहिश जाहिर की। दिलचस्प। तब वालिद ने उन्हें समझाया कि जिंदगी में सीखने के 2 तरीके हैं, या तो बड़ों की मानो या फिर ठोकरे खाकर सीखो। जिन्ना ने मतलब छोटे मोहम्मद अली ने दूसरा रास्ता चुना, अपनी मर्जी से सीखने वाला रास्ता। जी। स्कूल वापस आकर वो संजीदा हो गए, फिर कई स्कूल बदले। सिंध मदरसातुल इस्लाम में दाखिला लिया करीब 10 साल की उम्र में, फिर बॉम्बे की अंजुमन ए इस्लाम स्कूल गए, फिर वापस सिंध मदरसा आए, फिर CMS हाई स्कूल गए और फिर सिंध मदरसा लौट आए। कई स्कूल बदले उन्होंने। हाँ। और इसी दौरान उन्हें घुड़सवारी का बहुत शौक हो गया था। फिर वो लंदन कैसे गए? पढ़ाई के लिए। हाँ, करीब 15-16 साल की उम्र रही होगी उनकी। पिता के एक बिजनेस पार्टनर थे, ग्रैम्स ट्रेडिंग कंपनी के अंग्रेज मैनेजर। उन्होंने मशवरा दिया कि मोहम्मद अली को लंदन हेड ऑफिस में 3 साल की अप्रेंटिसशिप के लिए भेज दें। अच्छा। पिता तो तैयार हो गए, लेकिन माँ ने शर्त रख दी। क्या शर्त? कि जाने से पहले शादी करनी होगी। उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा विलायत जाकर किसी अंग्रेज लड़की से शादी ना कर ले। अरे। तो पनेली की ही एक दूर की रिश्तेदार थी एमी बाई, उनसे रिश्ता तय हुआ। जिन्ना उस वक्त सिर्फ 16 साल के थे और एमी बाई 14 की। इतनी कम उम्र में शादी? हाँ, और फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि ये शायद जिन्ना की जिंदगी का अकेला बड़ा फैसला था जो उन्होंने दूसरों यानी अपने माँ बाप की मर्जी से लिया। शादी पनेली में बड़ी धूमधाम से हुई और यहाँ भी उनकी शख्सियत की एक झलक मिलती है। शादी के बाद रिवाज था कि दुल्हन कुछ वक्त मायके में रुकती है। ससुराल वाले एमी बाई को रोकना चाहते थे। हाँ। लेकिन जिन्ना ने अपने ससुर से साफ कह दिया कि वो अपने माँ बाप के साथ कराची जा रहे हैं और अपनी दुल्हन को साथ ले जाना चाहेंगे। अगर आप नहीं भेजते हैं तो बाद में भेज दीजिएगा, क्योंकि वो तो 3 साल के लिए यूरोप जा रहे हैं। क्या बात है, 16 साल की उम्र में इतनी दृढ़ता? जी, उनके इस कतई अंदाज से ससुराल वाले भी मान गए। फिर लंदन का सफर अकेले गए? हाँ, अकेले। शुरू में अकेलापन महसूस हुआ, मौसम भी सख्त था इंग्लैंड का। ग्रैम्स में अप्रेंटिसशिप शुरू की, लेकिन जल्द ही उनका मन बदल गया। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने वहां देखा कि इंग्लैंड के जो बड़े लीडर हैं वो अक्सर बैरिस्टर होते हैं, तो उन्होंने लॉ पढ़ने का फैसला कर लिया। अप्रेंटिसशिप छोड़कर? जी। पिता बहुत नाराज हुए, खर्च देने से मना किया, वापस बुलाना चाहा। लेकिन जिन्ना माने नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने पिता को यकीन दिलाया कि वो खुद अपना खर्च चला लेंगे और पढ़ाई पूरी करेंगे। उन्होंने मेहनत से लिटिल गो इम्तिहान पास किया। ये उस वक्त यूनिवर्सिटी दाखिले की पहली सीढ़ी जैसा था और लिंकन्स इन में दाखिला ले लिया। लिंकन्स इन ही क्यों चुना, कोई खास वजह? फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि जिन्ना ने उन्हें बताया था कि उन्होंने लिंकन्स इन इसलिए चुना क्योंकि उसके दरवाजे पर पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम दुनिया के महान कानूनदानों की फहरिस्त में शामिल देखा था। दिलचस्प बात है। लंदन का ये दौर उनके लिए आसान नहीं था। देखिए, यहीं उन्हें 2 बड़े सदमे झेलने पड़े। पहले खबर मिली कि उनकी नौजवान बीवी एमी बाई का इंतकाल हो गया है। ओह, शादी के कुछ वक्त बाद ही? हाँ, वो लंदन में थे और एमी बाई हिंदुस्तान में। और फिर कुछ अरसे बाद उनकी माँ भी चल बसी, जिसका उन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा। वो माँ के बहुत करीब थे। एक के बाद एक दुखद खबरें। जी। और उधर पिता का कारोबार भी डूब रहा था, माली हालात बहुत खराब हो रहे थे। इन्हीं मुश्किल हालात में उन्होंने खुद को संभाला, अपना नाम MA जिन्ना कर लिया और पूरी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर लगा दी। कैसे गुजारा करते थे वो? बहुत किफायत से रहते थे। एक मिसेस पेज ड्रेक के यहाँ पेइंग गेस्ट रहते थे, महीने का शायद 10 पाउंड देते थे। ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में घंटों पढ़ते थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में ग्लैडस्टोन, मॉर्ले जैसे बड़े नेताओं की तकरीरें सुनने जाते थे। सियासी तौर के भी सक्रिय हो रहे थे। हाँ, दादा भाई नौरोजी के चुनाव में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उनसे बहुत मुतासिर भी हुए थे। और एक और दिलचस्प बात, क्या? उन्हें शेक्सपियर के नाटकों का बड़ा शौक था। एक वक्त तो उन्होंने एक्टर बनने का भी सोचा था। रोमियो का रोल करने का सपना देखते थे। एक्टर बनने का? ये तो बिल्कुल नई बात पता चली। हाँ, लेकिन फिर लॉ पे ही फोकस किया और सिर्फ 18 साल की उम्र में वो सबसे कम उम्र हिंदुस्तानी बैरिस्टर बन गए।
हालांकि डिग्री मिलने के लिए जो डिनर पूरे करने होते थे उसके लिए कुछ वक्त और रुकना पड़ा। तो तकरीबन 4 साल बाद 1896 में वो बैरिस्टर बनकर वापस कराची लौटे। जी हाँ, लेकिन घर के हालात तो खराब थे। बहुत खराब थे। अब पिता पर कर्ज था, कई मुकदमे चल रहे थे, कुछ तो उनकी पुरानी कंपनी मोहम्मद अली जिन्ना एंड कंपनी के नाम पर भी थे। पिता चाहते थे कि वो कराची में ही प्रैक्टिस करें, यहीं रहकर घर संभालें। लेकिन जिन्ना की नजरें कहीं और थीं। हाँ, उन्होंने बॉम्बे जाने का फैसला किया। उनका मानना था कि बड़े शहर बॉम्बे में उन्हें ज्यादा मौके मिलेंगे, और ये फैसला उनकी जिंदगी का एक और अहम मोड़ साबित हुआ। बॉम्बे में शुरुआत कैसे रही? फौरन काम मिल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉम्बे में शुरुआत इंतहाई मुश्किल थी। पहले 3 साल, आप सोचिए, 3 साल तक उन्हें कोई केस नहीं मिला, कोई आमदनी नहीं। वो रोज हाईकोर्ट के चक्कर लगाते थे, लेकिन जेब खाली थी। 3 साल? ये तो बहुत लंबा अरसा है। जी, लेकिन इन मुश्किल हालात के बावजूद उनकी शख्सियत में वही आत्मविश्वास था। वो अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे क्लबों में जाते थे, बॉम्बे के जो संभ्रांत लोग थे उनकी पार्टियों में शिरकत करते थे। उनका लंबा कद, तेज आंखें, उम्दा लिबास, वो आत्मविश्वास, सब बहुत प्रभावशाली था। बस जेब खाली थी। तो फिर कामयाबी मिली कैसे? पहला ब्रेक कैसे मिला? एक दोस्त ने उन्हें उस वक्त के एक्टिंग एडवोकेट जनरल मिस्टर मैकफर्सन से मिलवाया। मैकफर्सन उनकी काबिलियत और शख्सियत से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने जिन्ना को अपने चेंबर में बैठने और अपनी लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। ये एक बहुत बड़ी मदद थी। हाँ, ये तो बड़ा सहारा मिला होगा। बिल्कुल। मैकफर्सन ने उनकी लगन और ईमानदारी को पहचाना और फिर कुछ केस भी उन्हें देने लगे। इसी दौरान जिन्ना ने शायद सरकारी नौकरी के बारे में भी सोचा। मैकफर्सन की सिफारिश पर उन्हें कुछ वक्त के लिए प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट बना दिया गया। मजिस्ट्रेट? जी, कुछ वक्त के लिए। जब ये मुद्दत खत्म हुई तो सर चार्ल्स ओलिवेंट, जो उस वक्त जुडिशियल डिपार्टमेंट के मेंबर थे, उन्होंने जिन्ना को 1500 रुपए माहवार की स्थायी नौकरी की पेशकश की। उस जमाने में 1500 रुपए महीना बहुत बड़ी रकम होती थी। हाँ, बहुत बड़ी। तो उन्होंने कबूल कर ली होगी? नहीं। क्या ठुकरा दी? हाँ, जिन्ना ने इनकार कर दिया और कहा, शुक्रिया सर, मैं जल्द ही एक दिन में इतने पैसे कमा लूंगा। अरे बाप रे, क्या गजब का आत्मविश्वास था। मतलब इतनी मुश्किल झेलने के बाद इतनी बड़ी नौकरी को ठुकरा देना। यही तो जिन्ना थे। और उनका ये एतमाद, ये कॉन्फिडेंस सही साबित हुआ। जैसे ही उन्होंने मजिस्ट्रेट का ओहदा छोड़ा, उनके पास केस आने लगे। उन्होंने बेहतर जगह पर अपना दफ्तर खोला। जल्द ही वो बॉम्बे के कामयाब और मशहूर वकीलों में गिने जाने लगे। तो वो भविष्यवाणी सच हो गई? जी हाँ, अब वो अच्छी कमाई करने लगे थे। फिर उन्होंने कराची से अपने वालिद और अपने छोटे भाई बहनों को भी बॉम्बे बुला लिया और उनकी तालीम की, उनकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। और वकालत में उनका अंदाज कैसा था? वही बेबाक? बिल्कुल वही। उनका वो आज़ाद और बेबाक अंदाज कायम रहा। सर चिमनलाल सीतलवाड़ ने उनके बारे में लिखा है कि जिन्ना जूनियर होते हुए भी कभी दबते नहीं थे, न जज से न सामने वाले सीनियर वकील से। किताब में भी फातिमा जिन्ना ने जस्टिस मिर्जा और एक अंग्रेज बैरिस्टर थे, मिस्टर स्ट्रैंगमैन, उनके साथ जिन्ना की बेबाकी के कुछ वाकया बयान किए हैं। वो अपनी बात कहने से कभी हिचकते नहीं थे। तो ये थी फातिमा जिन्ना की कुछ यादें जो हमें बताती हैं कि कायदे-आज़म एक बहुत ही मजबूत इरादे वाले इंसान थे। हाँ। जिन्होंने अपनी सेहत की परवाह किए बिना अपने मकसद के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और उनका अपनी बहन से एक बहुत गहरा रिश्ता था जो आखिर तक उनकी साथी रहीं, उनकी हमराज रहीं। बिल्कुल। और उनकी शुरुआती जिंदगी के वो संघर्ष, वो तालीम के दौरान की कशमकश, लंदन के तजुर्बे, बॉम्बे में वो शुरुआती नाकामी और फिर वो शानदार कामयाबी, ये सब मिलकर उस शख्सियत की तस्वीर बनाते हैं जिसने वाकई बड़े सगीर मतलब उपमहाद्वीप की तारीख बदल दी। ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है ना। एक तरफ वो जिन्ना है जो लाखों लोगों के लीडर थे, जिनकी एक आवाज पर दुनिया कान धरती थी जी। और दूसरी तरफ वो भाई है जो बीमार है, कमजोर है, जो अंदर से शायद तन्हा भी है और अपनी बहन की फिक्र और प्यार का मोहताज है। हाँ, ये किताब सियासी तारीख से परे जाकर एक इंसान की कहानी कहती है। और ये सवाल भी उठता है, जैसा आपने शुरू में कहा था, कि क्या उनकी निजी जिंदगी के ये पहलू, उनकी ये बीमारियां, उनके अजीजों की मौत का सदमा, वो शुरुआती नाकामियां, क्या इन सब ने उनकी सियासी शख्सियत और उनके फैसलों पर भी कोई असर डाला होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें इन यादों को पढ़कर या सुनकर अपने अपने तरीके से ही तलाशना होगा।
इसका कोई सीधा जवाब शायद मुमकिन नहीं है। सही कहा। शायद इसका कोई एक जवाब है भी नहीं, लेकिन ये यादें हमें उस अजीम लीडर के पीछे के इंसान को देखने का, समझने का एक मौका जरूर देती हैं। बिल्कुल, ये दिखाती हैं कि तारीख बनाने वाले लोग भी आखिर में इंसान ही होते हैं, अपनी तमाम ताकतों और अपनी तमाम कमजोरियों के साथ। और शायद यही इन यादों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस गहरी और यकीनन बहुत दिलचस्प बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मौजू, एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। नमस्कार। खुदा हाफिज।